जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आर्ट संग्रह में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बोला था कि 2 जनवरी से मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगा, पर यूट्यूब में कुछ वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम हो गया है। वो वेरीफाई कंप्लीट होने के बाद मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगा। अब उसमें समय 5 से 7 दिन तक लग सकती है, तो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। जिस तरह से पहले वीडियो डाल रहे थे ठीक उसी तरह से वीडियो डालेंगे। और हम एक चैप्टर इतिहास का पढ़ा दिए थे, आज हम उसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो देखिए, मेरे पास एनसीईआरटी का बुक रखा हुआ है। आप लोग के पास अगर नहीं होगा तो ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना बिहार बोर्ड अधूरा है। तो आइए हम आज इसका क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। इसके बाद कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, समाजवाद और साम्यवाद। तो दूसरा चैप्टर शुरू करने से पहले हम पहले चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो आइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है इसका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर पश्चिमी एशिया। इसका सही आंसर होगा यूरोप। इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोप। हम आंसर को बोर्ड पर लिख रहे हैं ताकि आप लोग बाद में इसे देख करके किताब में टिक कर लें या कॉपी में तैयार कर लें। हम क्वेश्चन भी धीरे धीरे ही बोल रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आंसर इसका हो जाएगा, एक का आंसर होगा ग और सटीक आंसर लिखा हुआ हमारा है यूरोप। ठीक, ये हमारा ऑप्शन है, ये हमारा आंसर है। दूसरा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन है हैवसनबर्ग, ऑर्लिया वंश, बुर्वो वंश, जारशाही। इसका सही आंसर होगा बुर्वो वंश। ग नंबर ऑप्शन इसका भी सही होगा और आंसर होगा बुर्वो वंश। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया या फिर डायट। तो हमारा तीसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, और ऑप्शन नंबर ख में हमारा है कार्बोनरी। क्या है? कार्बोनरी। आते हैं चौथे प्रश्न पे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था या प्रशा था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा और आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रिया। क्या आंसर हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। इसके साथ आते हैं पांचवें प्रश्न पर। तो पांचवा प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कौन से पद पे? प्रधानमंत्री के पद पे। तो ऑप्शन हमारा इसका भी हो जाएगा ग और आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। इसके बाद आते हैं, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? 6 नंबर का इधर हम लिख रहे हैं, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर हमारा घ हो जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा नाविक। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर में है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ख हमारा होगा और इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। आते हैं 8वां प्रश्न पे। टोटल 12 ऑब्जेक्टिव है, इसमें 6 खाली स्थान हैं और 8 मिलान करने वाला, 12 मिलान करने वाला। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, विद्वानों की, पादरी समातों की या फिर व्यापारियों की। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ख नंबर
और आंसर हमारा हो जाएगा, ये जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। किसकी थी? व्यापारियों की, व्यापारियों की। आते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न में रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? अब बताइए, आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था जब जर्मनी का एकीकरण करना था। तो किसने अपनाया था? ऑप्शन नंबर 9 का ग हो जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा बिस्मार्क। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। आते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न में क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी और घ नंबर ऑप्शन है 1871 ईस्वी। 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1866 ईस्वी या फिर 1864 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1871 ईस्वी और ऑप्शन नंबर हमारा घ हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी। आते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। तो 11 नंबर प्रश्न क्या है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का था। किसका था? यूनान का। ऑप्शन नंबर ख और यूनान। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यूनान। आते हैं इसके बाद 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुआ था, यूनान के साथ हुआ था, हंगरी के साथ हुआ था या पोलैंड के साथ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर क और आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ। क्या आंसर हो जाएगा? तुर्की के साथ। तो आप लोग, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स बताएंगे, यानी कि खाली स्थान को भरने वाले बताएंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स बताते हैं। 2 नंबर में अगला प्रश्न है हमारा। 2 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही है, बस 6 है। इसमें हमको भरना है। क्या करना है? भरना है। आइए, हम जगह बना लिए, अब इसको भरते हैं। बोल रहा है खाली स्थान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मन का जन्म हुआ था। तो सेडौन के युद्ध में हुआ था। किस में हुआ था? सेडौन के युद्ध में हुआ था। ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आजकल बिहार बोर्ड डबल क्वेश्चन पूछने के कारण काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव है। अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर भी है तो वो ऑब्जेक्टिव से पास मार्किंग हो सकता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर पकड़ अच्छे से बना लो। तो पहला का भराएगा सेडौन। दूसरा है शेडोवा के युद्ध में खाली स्थान और खाली स्थान के बीच हुआ था। तो शेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच हुआ था। तो पहले हम भर लेंगे ऑस्ट्रिया और दूसरा हमारा भरा जाएगा प्रशा। हो गया। तीसरा प्रश्न हमारा आता है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने खाली स्थान युग का भी अंत कर दिया। तो पुरातन युग का अंत किया था। किसका अंत किया था? पुरातन युग का। युग लिखा हुआ है, पुरातन भरा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न है वेटिकन सिटी के राजमहल जहां खाली स्थान रहते थे, जो इटली के खाली स्थान से बचा रहा। तो वहाँ पर जो है वेटिकन सिटी के राजमहल में पोप रहते थे। कौन रहते थे? पोप रहते थे, जो इटली के एकीकरण से बचे हुए थे। तो इटली के एकीकरण हो जाएगा। पहले तो हमारा यहाँ पोप भरा जाएगा
और फिर यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एकीकरण भरा जाएगा। आगे है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया का शासक खाली स्थान को वहाँ का राजा घोषित किया गया। यूनान जब आज़ाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, उसको जो है आज़ादी मिल गई थी, तो बवेरिया के राजकुमार जिसका नाम ऑटो था उसको राजा बनाया गया था। तो यहाँ पर किस क्या भराएगा, ऑटो भराएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। कहाँ है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए इसको भी इरेज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके बुक में भर लें, कॉपी में भर लें, फेयर कर लें, आपको जो इच्छा है वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको पूरी तरह से याद करोगे तभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। आते हैं मिलान करने वाली बात है। निम्न समूहों का मिलान करें। 1 2 3 4। डायरेक्ट हम ऑप्शन टिक करवा देंगे। एक में है मेजनी। मेजनी क्या था, तो मेजनी इटली के एकीकरण का मसीहा था, तो एक का हमारा ख हो जाएगा और इसको हम इधर के साइड में इटली लिख सकते हैं। इधर था मेजनी, तो मेजनी का इटली मिलान होगा। और दूसरा हमारा हीगेल है, तो हीगेल का हमारा हो जाएगा दार्शनिक। क्या हो जाएगा, दार्शनिक। तीसरा हमारा बिस्मार्क है, तो बिस्मार्क है जर्मनी का चांसलर था, जर्मन चांसलर इसको कह सकते हैं। घ नंबर ऑप्शन हो जाएगा जर्मन चांसलर, जर्मन चांसलर। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न पर है विक्टर इमैनुअल। तो विक्टर इमैनुअल क्या था, राजनीतिज्ञ था। ग नंबर में कर सकते हैं राजनीतिज्ञ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। दूसरा है, मिलान वाली ही दूसरा है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। और इस बार है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन, तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर घ रख सकते हैं। मेटरनिख का पतन, मेटरनिख का पतन कब हुआ था, तो 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी, इसको ग। और इटली एकीकरण, इटली एकीकरण कब हुआ था, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, जिसके बाद इटली एकीकरण हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1871 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर क है हमारा। आगे है हमारा चौथा, सेडौन का युद्ध कब हुआ था, तो सेडौन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में सेडौन का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ख। इसके बाद तीसरा मिलान वाली बात आती है, दो हम मिला दिए, तीसरा बच रहा है, सॉरी तीसरा देख लेते हैं मिलान वाला। 1 2 3 और 4। तो तीसरा मिलान में है कोसूथ। कोसूथ का हमारा हो जाएगा हंगरियन राष्ट्रवादी नेता, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। कोसूथ का हमारा हो जाएगा हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। तो एक का हमारा हो जाएगा हंगरियन राष्ट्रवादी
नेता। ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसके नीचे लिख देते हैं, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ख नंबर। दूसरा है एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी कब हुआ था? 1829 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ग। और तीसरा है यूनान की स्वतंत्रता। तो यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी, 1832 ईस्वी, ऑप्शन नंबर घ। और अगला है पोलैंड में आंदोलन, तो 1863 ईस्वी, ऑप्शन नंबर क। हो गया। मिलान करने वाली पूरी हो चुकी है। अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। और आगे हम बताते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका उत्तर जो है 20 शब्दों में, कम से कम 20 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है? हम इसका डिफिनीशन लिखाए थे कि राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ है अपने देश के प्रति प्रेम लगाव की भावना को प्रकट करना। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम लगाव की भावना को प्रकट करता है, यह हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। अगला है मेजनी कौन था? तो मेजनी एक महान राष्ट्रवादी था जिसे इटली एकीकरण का मसीहा या पैगंबर कहा गया। आप लोग वीडियो के स्पीड को कम कर करके डिफिनीशन को लिख सकते हैं, वैसे मैं थ्योरी में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी एकीकरण की कई सारी बाधाएं थी, जैसे वहाँ के रहने वाले लोगों का जाति, भाषा, धर्म और रीति रिवाज सब अलग अलग था। पूरा जर्मनी जो है, पूरा राज्य लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इस तरह से 2 से 3 पॉइंट लिख लेंगे, हमारा 20 शब्द पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेटरनिख युग क्या है? तो मेटरनिख युग बताए थे कि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख 1815 से 1848 ईस्वी तक शासन किया है, इसी को मेटरनिख युग कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर वाला जो है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। फिलहाल मैं कल से दूसरा चैप्टर इतिहास का शुरू कर रहा हूँ, समाजवाद और साम्यवाद। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।